नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अ, हम पेपर वन यूजीसी नेट की जो सभी यूनिट है उसको कवर कर रहे हैं हिंदी माध्यम के कंटेंट के साथ। और अभी जो आपने देखा है कि एग्जाम जो है वो संभवतः जून लास्ट में होने वाला है, तो हम इसको थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे, इसको थोड़ा हम गति देंगे अपने जो अध्ययन की जो अपनी परंपरा है जो हमने शुरू की है। लगभग 3 यूनिट हमने समाप्त की है, चौथा यूनिट हमारा हमारा चल रहा है। आप सब जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा परीक्षा के आसपास के समय में। तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने पिछली क्लास में हमने जो अंग्रेजों के जो कुछ अधिनियम थे उसको उस पे हमने चर्चा किया था। और इस बार अभी जो है उसके आगे की बातें हम लोग करेंगे। मैकाले मिनट्स की बात की थी, उसमें हमने ये बताया था कि ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। इसके ये क्या होता है कल हमने इस पर चर्चा किया था। आज जो है हम वुड डिस्पैच 90 80 54 पे हम चर्चा करेंगे, ये क्या था। तो इससे सवाल आते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको गंभीरता से देखना है। एक चीज़ और, शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, कर रहे हैं। तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब लगता है कि ठीक है, जब आपकी रुचि होगी तभी तो हम मतलब अपने अंतर मन से पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ा पाएंगे आपको, है ना। मेरा सीधा सा उद्देश्य यही है कि आपको पेपर वन में अच्छा स्कोर आप कर पाए, 40 के आसपास प्रश्न आप सही कर पाए, जिससे कि आपका जो नेट या जेआरएफ की जो आपकी जो भी योजना आपने बनाई है उसको सफल किया जाए। और हिंदी में इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि हिंदी माध्यम का कुछ ऐसा है नहीं, कोई टीचर है नहीं जो कि पढ़ाए आपको। सब अंग्रेजी में कंटेंट बनाते हैं, एआई से या गूगल से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। मतलब एक द्वयम दर्जे का, यूट्यूब पे भी दिखता है कि द्वयम दर्जे का एक भाषा बन गई है हिंदी कंटेंट, और ये पेपर वन के मामले में उस गैप को हमने देखा है। क्योंकि हम भी हिंदी माध्यम से रहे हैं, हमने भी कई तरह की चुनौतियों को झेला है, और हर एक एग्जाम में आप देखेंगे कि 4-5 क्वेश्चन जो है हिंदी और अंग्रेजी में अलग होता है। तो कई जगहों से जितना हो सकता था हमने इस कंटेंट को प्यूरिफाई किया है, क्रिस्प किया है ना, कि जिससे कि आपको आसान हो, मतलब ज़्यादा मुश्किल ना हो, ज़्यादा हवा ना बने, बस आसान हो, जो ये मुख्य चीज़ें हैं वो आपको समझ में आए। और पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो पता भी आपको चला होगा कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल क्या है। चलिए शुरू करते हैं कि वुड डिस्पैच जो है 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा किया गया था, इसी के नाम पे ये पड़ा था। इसे उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था, है ना, तैयार किया गया था। और इसे उस समय के भेजा गया था। इसे भारत की आधुनिक शिक्षा का मेगना काटा, ये सवाल कई बार पूछा गया है। मेगना काटा किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। क्योंकि इसने शिक्षा की एक विस्तृत और व्यवस्थित योजना प्रस्तुत की, ठीक है। तो मेगना काटा तब कहा जाएगा ना कि वो कुछ बेहतर हो, यानी पिछले जितने भी अधिनियम हमने देखा है, 1813 जहाँ 1 लाख रुपया की प्रावधान था कि बजट के लिए 1 लाख रुपया होगा। फिर मैकाले मिनट्स, है ना। फिर उसमें कुछ उससे पहले कुछ यूनिवर्सिटी की गठन हुई, इंस्टीट्यूट की गठन हुई, है ना। तो उसके बाद जो उसके क्रम में जो अगला है वुड डिस्पैच, इसको मेगना कार्टा कहा गया है। मतलब क्या है कि पिछली जितनी भी अधिनियम था सबसे विस्तृत, चूंकि स्वाभाविक है, जब हम शुरू करते हैं उसके बाद फिर जब कुछ और करते हैं फिर और कुछ तो उसमें कुछ ऐड ऑन होता चला जाता है, तो वो बेहतर होता है, बेहतर क्यों होता चला जाता है। तो अभी तक के जितने भी अधिनियम आए, जितने भी नियम एक्ट्स बने, उसमें सबसे बेहतर ये हुआ कि इसमें विस्तृत और व्यवस्थित योजनाओं के बारे में चर्चा की कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम क्या होगा। और इसको आगे भी हम देखेंगे कि कैसा कैसा इसमें क्या क्या चर्चा हुआ। तो वुड डिस्पैच में शिक्षा को व्यापक रूप से फैलाने पर जोर दिया गया। और मैकाले के डाउनफॉल, है ना, डाउनवर्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को अस्वीकार कर दिया गया। हमने पिछले क्लास में देखा था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। कि जैसे कि एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ के पानी का जो पानी अगर हमको देना है तो उसके जड़ में नहीं देना है, पेड़ के पत्तों पे पानी देना है। और ऊपर जाके पानी देना है, और पत्तों के माध्यम से वो पानी सबके पीछे नीचे तक आ जाएगा। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, यानी जो समाज के सबसे बड़े वर्ग, मतलब सबसे प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनको ही शिक्षा देना, एक वर्ग को शिक्षा देना है। और वो शिक्षा जो है रिश्ते रिश्ते सारे समाज तक पहुंच जाएगा, तो इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। अब समस्या क्या हुआ
कि ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन इसका हकीकत मतलब ये मतलब विकास का, डेवलपमेंट का एक मॉडल, ये फेल मॉडल है। ये संभव ही नहीं, जो जिसको रिश्ता रिसेगा कैसे, और रिसने में इतना समय लग जाएगा कि भाई उसका आधार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो है इसको उसी समय मतलब 20 सालों के बाद, मतलब 1833-34 में मैकाले मिनट्स आता है, 1854 में वुड डिस्पैच आता है। तो ये 20 सालों में ही ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को स्वीकार अस्वीकार कर दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। कई बार एक दो बार शायद मैंने देखा भी है कि सवाल पूछा भी गया है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का उद्देश्य जो है वो वुड डिस्पैच में क्या प्रभाव था उसका। तो एक ऑप्शन था कि स्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, दोनों इस तरीके से आप बस समझ लीजिए, है ना। इसका उद्देश्य केवल उच्च वर्ग की ही नहीं बल्कि आम जनता तक शिक्षा पहुंचाना था, जो हमने आपको बताया। प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भारतीय भाषा में शिक्षा देने की सिफारिश की गई। अब जैसे कि अभी जो एनईपी 2020 का आया है, उसमें भी क्लास 5 तक मातृभाषा की बात की गई है ना। मातृभाषा की मातृभाषा की बात की गई है। तो ये चीज आज से नहीं हो रहा है, मतलब स्थानीय भाषा की जो बात है वो वुड डिस्पैच 1854 से ही हो रहा है। और उसके बाद क्या है कि माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों हो, ठीक है ना। एंग्लो वर्नाकुलर का उपयोग करने की बात कही गई है। उस शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा की को माध्यम बनाया गया है। मतलब उन्होंने तीन तरीके की बात की वुड डिस्पैच में, कि प्राथमिक जो एजुकेशन हो वहाँ पे मातृभाषा और स्थानीय भाषा हो। माध्यमिक स्तर की जो एजुकेशन हो वहाँ पे दो तरीके की भाषा हो, एक अंग्रेजी हो और दूसरा मतलब अंग्रेजी को रिड्यूस कर दिया जा रहा है मातृभाषा के साथ। और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया जाए। अब सिफारिश क्या था इसका, है ना, कि हर प्रांत में एक अलग शिक्षा विभाग स्थापित हो, है ना, किया जाए, ताकि शिक्षा का प्रशासन व्यवस्थित रूप से चल सके, है ना, ठीक बात है। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाए ताकि शिक्षा का प्रसार हो सके। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक एक क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली विकसित किया जाए। ठीक है, बस आपको समझना है, इस समय से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। ठीक है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण कदम था। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को प्रोत्साहन किया गया, सेकुलर एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। निजी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट इन एड प्रणाली का शुरुआत सुझाव दिया गया। ठीक है। तो एक आपको ये याद रखना है कि धर्म निरपेक्ष शिक्षा की जो है शुरुआत कब हुई थी, वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 में। शिक्षा की संरचना को गांव में प्राथमिक स्कूल स्थापित किए जाए, माध्यमिक स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल विकसित किए जाएं, जिला स्तर पर कॉलेज स्थापित हो, प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, मतलब इस तरीके का है। ठीक है। अब देखिए, अब इसको मेगना कार्टा इसलिए भी कहा जाता है कि 1857 में कलकत्ता, बम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। सही प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए, है ना। ये सवाल कई बार पूछा गया है। कलकत्ता या बम्बे या मद्रास, है ना, इसमें बीएचयू नहीं है, डीयू कुछ नहीं है। और ये तीनों मतलब देखिए विडंबना देखिए कि तीनों यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी और मद्रास यूनिवर्सिटी भी, है ना। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकार इसकी मान्यता नहीं दी रही है। तो ये तीनों जो है वो 1857 में बनाया गया, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, आपको याद रखना है। और कंफ्यूज मत होना है कि दिल्ली का भी हो सकता है, बीएचयू हो सकता है, नहीं। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, है ना। जैसे वेथयून स्कूल की स्थापना महिला शिक्षा के लिए, है ना। ये भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखना है इसको भी। वेथयून शिक्षा जो है स्कूल जो है कब किया गया था, 1857 में, 1854 अधिनियम में, है ना। कृषि और इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत। ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ और स्कूल कॉलेजों में यूरोपीय शिक्षकों की नियुक्ति हुआ। साथ ही भारतीय निजी शिक्षण संस्थानों शिक्षक और संस्थान भी सामने आए। इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय शिक्षा की प्रणाली का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ और स्कूल कॉलेजों में यूरोपीय शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ठीक है। ठीक है, मतलब पहली बार जो है यूरोपीय शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल कॉलेज में कब की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 1854 के अधिनियम में। बस देखिए हम आपको बताएं, एक मतलब आपको हम बताएं सही में
आप किसी भी किताब को उठाइए, ठीक है, किसी भी एजुकेटर के नोट्स को उठाइए, आपको पैराग्राफ पैराग्राफ मिलेगा। अब पैराग्राफ में समस्या क्या होता है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या याद रखना है, पूरा पैराग्राफ तो याद रहता नहीं है। क्या छाँटना है, क्या उसमें लेना है, किससे नोट्स बनाना है, वो सब मतलब अगर आप बहुत हाईली आईक्यू के हैं तो वो संभव है आपके लिए, लेकिन अगर सामान्य हम जैसे लोगों की तरह है तो मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमने जो महत्वपूर्ण है, या एक तो सबको हम पॉइंटर्स में लेके आए, और उसमें भी जो महत्वपूर्ण है ना, उसको हमने घेरा लगा दिया कि भाई ये इसको ध्यान रखो, क्योंकि इसी पॉइंटर से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में आएगा, ऑप्शन में आएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं भी आएगा, ऑप्शन में आएगा, तो आप कम से कम एलिमिनेट तो कर पाएंगे कि भाई इसको हटाओ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस तरीके से। तो बस यही मतलब स्ट्रेटेजी है मेरा कि आपको कम मतलब लो टच बिग इम्पैक्ट, कि ज्यादा पढ़ना ना पड़े, पैराग्राफ रटना मत पड़े, सिंपल सिंपल भाषाओं को समझें, और आराम से आसानी से आप अपना एग्जाम अच्छे नंबर से निकाल के लेके आए। पिछले 5-6 मतलब मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले 5-6 सालों से यूजीसी नेट को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, हर एक पैटर्न को देख रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब मैंने हर एक इस एग्जाम दे भी रहा हूँ, और अलग अलग विषय में मैंने दिए एग्जाम। तो मैं मुझे मतलब इन सारी चीज़ों को जब कंपाइल मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब बस वो एक ऐसा नोट्स बन जाए जो सिर्फ पॉइंटर्स में हो, एकदम टू द पॉइंट हो, ज़्यादा लेंदी ना हो, कुछ बाहर की बातें मतलब एकदम पैराग्राफ पे पैराग्राफ ना हो, है ना, बस एकदम क्रिस्प हो सारी मटेरियल्स का। चलिए अब आगे चलते हैं, हंटर आयोग, है ना, 1882। अब आपको कर देगा क्या, ये सारा आयोग दे देगा, इधर आपका दे देगा वो ईयर्स, आपको मिलाना है ना। तो आपको बस वही 2-4 बार हमारे साथ रिपीट कर लेंगे तो हो जाएगा। आप जैसे अभी रिपीट करें, हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग, बोलिए, 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 1882। बोल नहीं, देखिए बोलिएगा तब वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वहां पे क्वेश्चन आएगा सटाक सट मार दीजिएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो जो मतलब मेरे साथ बोलिएगा तो वो अच्छा रहेगा। देखिए अब इसमें क्या है कि 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हंटर आयोग को, जिसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। अब देखिए नाम से ही जो है, अध्यक्ष के नाम से ही आयोग बन रहा है ना। वुड डिस्पैच, उसपे वुड वुड वाला वुड साहब थे, मैकाले साहब थे, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की जांच करना था, ठीक है। प्राथमिक, अब ये भी महत्वपूर्ण है, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को किसने जांच की है, अगर डीप से पूछ लेगा तो ये हंटर आयोग हो जाएगा। मुख्य फोकस क्या था, प्राथमिक शिक्षा की विकास का विशेष जोर दिया गया, उसे आम जनता खास ग्रामीण और क्षेत्रों तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई, ठीक है। सिफारिशें क्या थी, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए और इसे ग्रामीण स्तरों तक पहुंचाया जाए ताकि अधिक अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सके। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग फंड की व्यवस्था की जाए जिससे संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग हो सके। जिला बोर्ड और नगर पालिका को प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि स्थानीय स्तर पर शिक्षा का बेहतर प्रबंध हो सके, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में 2 भागों में विभाजित किया जाए, जिसमें एक व्यावसायिक वोकेशनल और दूसरा एकेडमिक को। अब देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा से ही जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया जा रहा है, वोकेशनल और दूसरा एकेडमिक, है ना। शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हो, ठीक है। ग्रामीण छात्रों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे वो शिक्षा प्राप्त कर सके। भारतीय भाषाओं और संस्कृतियों के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए, मैकाले में नहीं था लेकिन इसमें है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले जाए, ठीक है। प्रभाव देखिए, प्राथमिक शिक्षा में के क्षेत्र में सुधार शुरू हुआ और आम जनता तक पहुंचने की दिशा में प्रयास किए गए। स्थानीय निकायों, देखिए हम ज्यादा समय नहीं ले रहे, बस पढ़ रहे हैं, आप भी एक बार पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, जो पूछेगा उसको हम घेरा लगा ही रहे हैं, उसको थोड़ा चर्चा भी कर ले रहे हैं। स्थानीय निकायों को शिक्षा की जिम्मेदारी मिलने से शिक्षा का विकेंद्रीकरण हुआ, प्रबंधन अधिक प्रभावी बना, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला और समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए ठोस कदम उठाए गए, ठीक है। महत्व देख लेते हैं, हंटर आयोग ने भारत में शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने और शिक्षा प्रणाली को विकेंद्रीकृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। अब इसको देख लीजिए, हंटर आयोग ने शिक्षा में भारत में हंटर आयोग ने भारत में शिक्षा में आम जनता तक पहुंचाने, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने और शिक्षा प्रणाली को विकेंद्रीकृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, विकेंद्रीकृत, है ना, इसको भी आपको याद रखना। अब देखिए ये हो गया। अब देखते हैं 18 विश्वविद्यालय आयोग 1902, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इससे भी कई बार इसको वो मिलाने वाला में सवाल कई बार पूछ दिया है इससे, है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। उस समय में जो थे वायसराय कौन थे, कर्जन थे। उन्होंने 1902 में विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच के लिए रेले आयोग,
रैले आयोग की स्थापना की। इसके इसके आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। अब देखिए, आयोग और अधिनियम दोनों अंतर है ना। पहले आयोग आएगा, देखिए वो हुआ है क्या, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आयोग जब आता है तो वो कुछ रिकमेंडेशन देता है, मतलब रिकमेंड करता है कि भाई ये चीज हो सकता है, ये चीज कीजिए, है ना। तो उसके आधार पे एक नियम बनती है, उसको बोलते हैं अधिनियम। ठीक है, पहले आयोग आएगा 1902 में। आयोग जो होता है, मतलब फिर से समझिए अधिनियम और आयोग में क्या अंतर है। कई बार डिस्ट ये होता है कि विश्वविद्यालय आयोग, है ना, तो विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना। तो आयोग जो है वो पहले बनता है, मतलब हुआ कि आयोग ना, उस पे पांच, मतलब जो भी पांच, जैसे यहाँ पे रेले आयोग की बात कर रहे हैं तो उसमें कई लोग इकट्ठा होंगे, कई लोग उसमें होंगे और वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं, शोध करेंगे, विषय वस्तु वस्तु स्थिति को समझेंगे। उसके आधार पे कुछ रिकमेंड करेंगे, है ना, रिकमेंड करेंगे कि भाई ये चीज होना चाहिए। तो उस अब फिर जो है जब रिकमेंड करेंगे तो एक जो कमेटी जो बनी है उसको सरकार के पास भेजेगी। और जैसे करजन इस पे वायसराय थे, तो कर्जन फिर उसको मूल्यांकन करेंगे और फिर जो है रिकमेंड किए हुए चीजों पे, पॉइंटर्स पे फिर उस पे अधिनियम बनेगा, है ना। तो विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना और उच्च शिक्षा को व्यवस्थित करना था। ठीक है, विश्वविद्यालय में शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को सुधारना, विश्वविद्यालय पर सरकार का नियंत्रण मजबूत करना, बढ़ते राष्ट्रवाद को नियंत्रित करना ब्रिटिश दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, है ना। अब आइए, प्रमुख प्रावधान क्या था कि विश्वविद्यालय की शासी निकायों की पुनर्गठन किया जाए, सीनेट का आकार कम कर दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, तो उसको कम करने के लिए अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को दिया गया, जिससे नियंत्रण बढ़ा। सरकार को विश्वविद्यालय के नियमों को बदलने और वीटो करने की अधिकार मिला। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संबद्धता के लिए कड़े नियम बने। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सीमाएं तय करने का अधिकार दिया गया। उच्च शिक्षा और शोध के लिए 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5 लाख अनुदान देने की बात कही गई, व्यवस्था की गई। यही तो सवाल बनेगा, कितना? 5 लाख। पहला वाला में 1813 वाला में कितना था? 1 लाख। उच्च शिक्षा और शोध के लिए 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5 लाख, यानी 5 × 5 = 25 लाख 5 वर्षों में, है ना। 5 वर्षों में 25 लाख अनुदान देने की बात कही गई। विश्वविद्यालय को केवल परीक्षा देने वाली संस्था न रहकर शिक्षण कार्य भी करना आवश्यक बताया गया। प्रभाव देखिए, विश्वविद्यालय पर संस्कार सरकार के नियंत्रण काफी बढ़ गया। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार का प्रयास हुए और शोध पर कार्य ध्यान दिया गया। कॉलेज की संबद्धता और मान्यता की प्रक्रिया सख्त हो गई। विश्वविद्यालय में आधुनिक पाठ्यक्रम और ऑनर्स कोर्स शुरू हुए। महत्व क्या रहा? इस अधिनियम ने उच्च भारत में उच्च शिक्षा को अधिक संगठित व्यवस्थित बनाया, लेकिन साथ ही इसे सरकारी नियंत्रण में भी ले गए। तो अब इसको हमको लगता है कि अब इसको हम यहीं पे हमको ये कर देना चाहिए। अ, 1 मिनट। है ना, तो अब जो है हम ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ना, तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है मुझे लग रहा है।
तो चलते हैं फिर दूसरे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था इसलिए वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही थी, लेकिन मिलते हैं अगले